Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the prelim booster series। और आज से हम prelim booster series स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये बताना था कि सर प्रीलिम के लिए कुछ ऐसा एक सीरीज़ स्टार्ट कीजिए जिससे हम लोग का प्रीलिम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और वो बाईलिंगुअल में करें। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो सीरीज़ होगा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड में बता दूं कि ये जो सीरीज़ है आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, पॉलिटी हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक हैं, करेंट अफेयर्स के जो भी बजट हैं, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। और ये जो मेरा सीरीज़ है ये आज से स्टार्ट होगा तो लगातार चलते रहेगा। और इस सीरीज़ का एक ही मकसद और गोल है कि आपकी प्रीलिम को क्वालिफाई करवाना। तो चलते हैं, आप लोग के स्टूडेंट के बहुत सारी डिमांड के बाद आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आप लोग को इसके थ्रू पढ़ाई करना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम पॉलिटी की बात करें तो उसमें देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जिसे देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। अब यहाँ पे क्वेश्चन के कीवर्ड को देखना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, सेकेंड है मोंटागू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फोर्थ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसके बारे एक्ट के बारे में याद रखना। अगर जिन बच्ची को एक्ट के बारे में पता है तो वो इसका आंसर क्विकली दे सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है उसका जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था डिटेल में, उसमें 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल थे। लेकिन अभी की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन उस समय 10 शेड्यूल थे उस 1935 एक्ट में। और इसके बारे में देखिए यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके जो भी है उसको आप याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और ये जो है आपको पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइट है उसको ध्यान से देखिए कि द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ द 3 लिस्ट, जिसमें फेडरल लिस्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट था एंड कॉन्करेंट लिस्ट था। अब ये जो लिस्ट था उसमें फेडरल लिस्ट में सेंटर में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे, कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम थे। तो उतना आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जो भी बेसिक पार्ट है, जो भी अंडरलाइन किया हुआ, उसको आपको ध्यान से याद रखना है। तो 1935 एक्ट में जो भी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं उसको यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली दिया हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जिसमें अगर 9 नंबर पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसमें बताया जा रहा है कि इट प्रोवाइडेड for the establishment of not only a federal public service commission but also provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces। इसके बारे में बताइए, जैसे मान लीजिए फेडरल सेंट्रल के लिए था उस समय, जैसे अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो यूपीएससी सेंट्रल के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसको देखती है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट पीसीएस जो होते हैं वो देखते हैं। तो उस समय भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन थे, और स्टेट अगर 2 या 3 स्टेट के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान था। और इसमें 10 नंबर पॉइंट देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोड विच वाज सेट अप इन 1937। ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सेकेंड शेड्यूल, नेक्स्ट है 5th शेड्यूल, नेक्स्ट है 8th शेड्यूल और नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शेड्यूल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझते हैं कि 10th शेड्यूल इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd अमेंडमेंट इन 1985 ड्यूरिंग टेन्यूर ऑफ राजीव गांधी। अब आपको यहाँ पे की पॉइंट याद रखना कि 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में हुआ था, ठीक है। आपको ये याद रखना, किसी भी लीडर का नाम याद रखना है, नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, किस ईयर हुआ था। अर्लियर 10th शेड्यूल वाज रिलेटेड टू एसोसिएशन ऑफ सिक्किम विद इंडिया। वंस सिक्किम बिकम फुल फ्लेज स्टेट दिस शेड्यूल वाज रिप्लेस्ड बाय द 36 अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट है रिसेंट का वो 52nd अमेंडमेंट इन 1985। ओके, अगर अभी अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें
तो वहाँ पे टोटल 12 शेड्यूल है, तो आपको 12 शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। तो इसमें मैंने शेड्यूल सबके लिस्ट दिया। यहाँ पे देखिए 10 शेड्यूल जो मैंने बात किया अभी, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, जो है 102 से 191 के बीच में आता है। तो आपको ये जो भी शेड्यूल्स है उसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट अब चलते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली कॉन्सेप्टुअल एंड टेस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। तो अब आपको ये बताना है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चेक करूँ कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। तो बहुत सारे बच्चे को जहाँ तक पता हो कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, तो उसका एडवांटेज क्या, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशियंट। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कांट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो मेरा होगा सी होगा, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। अब इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये जो टेबल हम यहाँ पे दिए हैं ये कंपेयरिंग पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में है। अब यहाँ पे अगर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो यहाँ पे ये अगर पार्लियामेंट्री की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें कौन सा है कि यहाँ पे ड्यूल एग्जीक्यूटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे होमवर्क के लिए आपको दे दूँ, आपको यहाँ पे ये सॉर्ट आउट करना, ये लिस्ट तैयार करना है कि किस किस कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और किस किस कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आपको ये यहाँ पे घर पे ध्यान रखना और थोड़ा सा उसको देखना, आपको लिस्ट तैयार करना। तो सबसे पहले दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे मैंने दिया है, मेरिट डिमेरिट भी बताया है, तो ये आपको पीडीएफ से आपको ध्यान से याद रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज में बताया है और जो हाईलाइट है मैंने पहले बोला कि आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें आर्टिकल 74 टू आर्टिकल 75, मतलब आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंटर के बारे में बताया जा रहा, और आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 इन द स्टेट, मतलब स्टेट के लिए जो आर्टिकल है वो 163 है और 164 है, रिमेंबर इसको याद रखना है। और सेंट्रल के लिए आर्टिकल 74 एंड 75। और ये चीज़ देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि मोस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट इसमें पैरामीटर्स है उसको आपको ध्यान से याद रखना, जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया। और यहाँ पे कुछ कंट्री का मैंने देखिए नाम भी लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना। अब देखिए मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीएम्बल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द प्रीएम्बल, सेकेंड है द फंडामेंटल राइट्स, थर्ड है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फोर्थ है द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जहाँ तक मैंने टॉपिक का नाम ही बताया था द प्रीएम्बल, तो इसका करेक्ट आंसर द प्रीएम्बल होगा। तो प्रीएम्बल के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा देख ले कि in its various judgment the Supreme Court mentioned that the preamble is the key to the constitution and it embodies the basic philosophy and fundamental values political, moral and religious on which the constitution is based। अब देखिए प्रीएम्बल जो एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, जैसे देखिए कुछ केसेस हुए थे ना, उस केसेस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना मतलब जजमेंट सुनाई, जिसमें फर्स्ट केस था 1960 में हुए थे बेरूबरी यूनियन केस, जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। एक और केस जो है केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन था रिजेक्ट करने के बाद। इसमें बताया था कि द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट LIC ऑफ इंडिया केस 1995। तो ये जो भी केसेज हैं मतलब रिलेटेड टू प्रीएम्बल्स वो आपको ध्यान रखना, जिसमें केशवानंद भारती केस 1973 ये बताया जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। तो आपको रखना है कि प्रीएम्बल जो है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान के लिए, ठीक है। प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नोट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नोट बताया जाए, जब भी एग्जाम में नोट पूछे तो उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि वहाँ से बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो देखिए नोट यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिबर्टी ऑफ थॉट, सेकेंड है इकोनॉमिक लिबर्टी, थर्ड है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फोर्थ है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। आपको बताना है कि प्रीएम्बल में किसके बारे में नहीं बताया गया, उसका पार्ट नहीं है।
तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, यस है। इकोनॉमिक लिबर्टी है, इसके बारे में क्लियर नहीं है, तो यही इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक लिबर्टी, द प्रीम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो देयर फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। अगर फंडामेंटल राइट में ये जो भी एक्सप्रेशन आर्टिकल जो भी है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको अगर वायलेट करते हैं तो इन्फोर्सेबल कोर्ट में है। और साथ ही साथ लिबर्टी भी बताया गया प्रिम्बल्स में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर लास्ट लाइन में आते हैं तो यहाँ देखिए मैंने बताया कि इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द प्रिम्बल, तो आपको बताया जाए कि इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में प्रिम्बल में नहीं बताया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और ये जो मेरा सीरीज़ है प्रीलिम बूस्टर, ये लगातार चलते रहेगा और आप लोग को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। और एग्ज़ाम में जो भी सेक्शंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैं इसमें डिस्कस करूँगा, MCQ बेस्ड दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आपको यहाँ पे बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। तो जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप लोगों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैसेज कीजिएगा और मैं उसका तुरंत रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।